गंगा अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये विशाल क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। आइए इसे विस्तार से समझें। आज हम इस एक्सप्लेनर में भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नदी तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम का एक बहुत ही मजेदार भौगोलिक सफर तय करने वाले हैं। ये सिर्फ पानी के बहाव की कहानी नहीं है, बल्कि इस महाद्वीप की जीवन रेखा की कहानी है। हम इन कठिन ज्योग्राफिकल डिटेल्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से डिकोड करेंगे ताकि बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज एकदम क्लियर हो जाए। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा एजेंडा शुरू होगा गंगा के परिचय से, फिर उद्गम और पंच प्रयाग, उसके बाद मैदानों की यात्रा, प्रमुख सहायक नदियां और आखिर में इसका अंतिम सफर और डेल्टा। ऊंचे ग्लेशियर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का पूरा नक्शा आज हम समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जो है गंगा का परिचय। सबसे पहले इस पूरे जल नेटवर्क के विशाल पैमाने को समझना जरूरी है। एक बार जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25-25, 2525 किलोमीटर। ये इस नदी की कुल लंबाई है। उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर बांग्लादेश की सीमाओं तक ये बहुत बड़ी दूरी ये दिखाती है कि ये नदी तंत्र असल में कितना विशाल है। अब एक टेक्निकल टर्म को समझते हैं, कैचमेंट एरिया, जिसे हिंदी में जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब है वो पूरा इलाका जहां का बारिश या बर्फ का पानी बहकर इस नदी तंत्र में आता है। गंगा का कैचमेंट एरिया लगभग 10,63,131 वर्ग किलोमीटर है। ये इसे भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाता है, जो देश के करीब 25% जमीनी हिस्से को कवर करता है। सोचिए, देश का 1/4 हिस्सा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, उद्गम और पंच प्रयाग। यहीं से हमारी असली भौगोलिक यात्रा शुरू होती है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में पहाड़ों से गंगा नाम की कोई एक धारा निकलती ही नहीं है। जी हाँ, इसके दो अलग अलग उद्गम हैं। एक तरफ गंगोत्री के पास गोमुख से भागीरथी नदी तेज रफ्तार से निकलती है और दूसरी तरफ सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा अपना सफर शुरू करती है। यही दोनों धाराएं इस पूरे सिस्टम की नींव हैं। जब अलकनंदा पहाड़ों से नीचे उतरती है तो वो अकेली नहीं होती। रास्ते में 5 अलग अलग पॉइंट्स आते हैं जहां दूसरी नदियां इससे मिलती हैं। इन्हें ही पंच प्रयाग कहते हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी जुड़ती है। तीसरा है कर्ण प्रयाग, जहां पिंडर नदी आती है। चौथे पॉइंट रुद्र प्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी मिलती है। और आखिर में आता है 5वां पॉइंट, देव प्रयाग। यहां पर एक बहुत जरूरी शब्द को क्लियर कर लेते हैं, कॉन्फ्लुएंस, जिसे हिंदी में संगम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो जगह जहां 2 या 2 से ज्यादा नदियां आपस में मिलती हैं। इसी 5वें कदम यानी देव प्रयाग के संगम पर भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है और बस यहीं से इस संयुक्त धारा को ऑफिशियली गंगा नाम मिलता है। तो ये था पहाड़ों का सफर। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मैदानों की यात्रा। पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों और तेज बहाव को छोड़ के गंगा ऑफिशियली मैदानी इलाके में एंटर करती है हरिद्वार के हर की पौड़ी से। यहाँ पर आते ही नदी का रूप एकदम शांत और चौड़ा हो जाता है। पहाड़ों से निकलने के बाद अब सफर पूर्व दिशा यानी ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बड़े भूभाग को पार करते हुए ये नदी एक जीवनदायिनी धारा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। ये पूरा सफर कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें एक फैक्ट बड़ा ही मजेदार है, गंगा अपना सबसे लंबा सफर उत्तर प्रदेश में तय करती है, करीब 28 अलग अलग जिलों से होकर। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में इसका सफर सबसे छोटा है, जहां ये सिर्फ साहिबगंज जिले को छूकर आगे निकल जाती है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, प्रमुख सहायक नदियां। जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है इसका आकार विशाल होता जाता है और ऐसा होता है इन सहायक नदियों की वजह से। इन्हें अंग्रेजी में ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। नदी के बहाव की दिशा में देखने पर
जो नदियां बाईं तरफ से आकर मिलती हैं उन्हें लेफ्ट बैंक या बाएं तट की ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। और जो दाईं तरफ से आती हैं वे राइट बैंक, दाएं तट की नदियां कहलाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं यमुना और सोन। इसमें यमुना नदी की एक बहुत ही अनोखी खासियत है। हालांकि यमुना का उद्गम भी हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, लेकिन ये गंगा के राइट बैंक पर आकर मिलने वाली इकलौती हिमालयी सहायक नदी है। इन दोनों का ये ऐतिहासिक संगम प्रयागराज में होता है। चीजों को थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए इन संगमों को राज्य के हिसाब से बांटकर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से रामगंगा, गोमती और यमुना गंगा से जुड़ती हैं। फिर जब नदी बिहार में एंटर करती है तो वहां कर्मनाशा, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी अपना अथाह जल देकर इसके आकार को सच में विशाल बना देती हैं। चलिए अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अंतिम सफर और डेल्टा। देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी के पास पहुंचने पर इस नदी का अंत कितना भव्य होता है। यहाँ एक नया और जरूरी टर्म आता है, डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसे हिंदी में वितरिका कहते हैं। ये ट्रिब्यूटरी का बिल्कुल उल्टा होता है। जब एक मुख्य नदी छोटी शाखाओं में टूटकर अलग बहने लगती है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर गंगा ऐसे ही बढ़ जाती है और इसकी एक बड़ी शाखा, जिसे हुगली नदी कहा जाता है, दक्षिण की ओर निकल जाती है। फरक्का से जो मेन धारा आगे बढ़ती है वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक कमाल का भौगोलिक मिलन होता है। पद्मा नदी में विशाल ब्रह्मपुत्र, जिसे वहां जमुना कहते हैं, और मेघना नदी आकर मिलती हैं। ये तीनों मिलकर जल का एक अकल्पनीय महासागर सा बना देती हैं। और अंत में ये जल प्रवाह इतना ग्रैंड हो जाता है कि समंदर में मिलने से पहले कई शाखाओं में बंटकर सुंदर वन का निर्माण करता है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। जरा सोचिए, एक छोटे से ग्लेशियर से शुरू हुआ पानी का सफर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा तक पहुंचता है ना? एकदम विस्मयकारी। इस पूरे विशाल नेटवर्क को देखने के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। इतने इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स और जीवन देने वाले सिस्टम के सामने आज जो मॉडर्न एनवायरमेंटल खतरे मंडरा रहे हैं, उन्हें देखते हुए इसे बचाने के लिए नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स कितने जरूरी हो जाते हैं। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारा भविष्य है। इस विचार पर गहराई से सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।